नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं गाइस कार्बन इट्स कंपाउंड के बारे में। ये 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे काफी सवाल पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंप्लीट करेंगे अपने इस टॉपिक जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को, और वीडियो के लास्ट तक आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग एक अच्छी समझ बन जाएगी जो कि ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। हम अपना आज का ये टॉपिक, आज का ये सब्जेक्ट बोल लीजिए, एक चैप्टर बोल लीजिए जो है कार्बन इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहली चीज जो है, वाई कार्बन मेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स गाइस। इतना ज्यादा कंपाउंड जो है कार्बन एटम्स जो होता है वो क्यों बनाता है, और बेसिकली हम कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा ऑक्सीजन है हमारे पास और भी कंपाउंड है, जैसे ऑक्सीजन है, O2 की बेसिकली हम बात करते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी ढेर सारे कंपाउंड है। बट बेसिकली वी आर सेपरेट, वी विल स्टडी द कार्बन एटम सेपरेटली, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट गाइस। सबसे पहली चीज हमको ये समझनी है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम इसे क्यों सेपरेटली पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप समझिए कि कार्बन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में आप बोल लीजिए कि सबसे ज्यादा कंपाउंड ये बनाती है कार्बन एलिमेंट जो है हमारी। इसकी एटॉमिक नंबर जो है वो कितनी है, वो 6 है, और ये लगभग 1 करोड़ 60 लाख कंपाउंड जो है वो कार्बन हमारी बनाती है गाइस, ये आप याद रखिए। तो 1 करोड़ 60 लाख कंपाउंड किसी अदर एलिमेंट का नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा नंबर होता है किसका, इस कार्बन का होता है। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दिस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सेपरेटली इन अ सेपरेट चैप्टर। सो इसके सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्बन के हम कैरेक्टरिस्टिक और इसके नेचर को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये इतना ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाती है, वाई कार्बन मेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहीं से समझना इस पूरे चैप्टर को। तो वाई कार्बन मेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इसको समझते हैं। तो इसका दो कारण है गाइस, एक तो है हमारे पास टेट्रावैलेंट या टेट्रावैलेंसी, और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है कैटेनेशन। अभी ठहरिए, हम एक एक करके इन सारी चीजों को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सारी छोटी से छोटी चीजों को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए, आप खुद इसके बारे में कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ लिख पाए कॉपी पर। ठीक है, तो लिखने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा, समझने के लिए आपको स्टडी विद विकास पे आना होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के बताते हैं, ताकि आपके लिए स्टडी जो है बिल्कुल बिल्कुल ही आसान बन जाए। ठीक है, तो कार्बन, सबसे पहले हम समझते हैं टेट्रावैलेंसी है क्या, टेट्रावैलेंट किसको कहते हैं। तो टेट्रा का मतलब होता है गाइस 4, और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, मतलब जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 4 हो। यहाँ पे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम विच इज 4। तो कार्बन एटम वेरी स्मॉल ड्यू टू विच, अब ये समझते हैं कि जैसे ही हम पीरियडिक टेबल में, अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक पीरियडिक टेबल है गाइस, इस तरीके से आपको मिलता है पीरियडिक टेबल। इस पीरियडिक टेबल में अगर यहाँ से हम बढ़ते हैं राइट साइड की तरफ, तो हमारी जो एटम साइज है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एटम साइज जो इंक्रीज होती है, और इधर से इधर अगर बढ़ते हैं तो एटम साइज जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आप बताओ, कार्बन आपको हाइड्रोजन यहाँ पर, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कुछ यहाँ पे मिल जाती है 6 नंबर पे। यही वजह है कि इसकी एटम क्या होती है, छोटी होती है। अब आप बताइए कि एटम अगर छोटी होगी, ऑर्बिट भी कम होगा, मीन्स इस न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच में जो दूरी है वो बहुत ही कम होगा। ये जो दूरी है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो यही यहाँ पे बोला गया कि कार्बन इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करके रखता है। अगर इसको अच्छे से हम समझना चाहें तो फिर इसमें यहाँ पर बनाता हूँ, ये है हमारे पास क्या, न्यूक्लियस, और ये है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मान के चलिए 2 होते हैं, 2 मैं बना लेता हूँ यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पहले ऑर्बिट में कितना है, तो पहले में है 2, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर हमको पता है 6 है, तो पहले में 2 है, तो दूसरे में कितनी होगी, 4 होगी। तो 1 2 3 और 4। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से लेकर न्यूक्लियस के बीच में जो ये दूरी है ये काफी कम है। ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की, इस वाले इलेक्ट्रॉन की, इसकी और इसकी, किसके साथ, इस न्यूक्लियस, ये रेड वाला जो न्यूक्लियस है बीच में, इसके साथ दूरी क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि बेसिकली एटम का साइज क्या है, छोटा है कार्बन। अच्छा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, तो इस तरीके से आप बढ़ते जाइएगा तो आपका एटम साइज क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आप बताइए कार्बन की साइज क्या है, काफी छोटी है। ठीक है,
और छोटी होने के कारण क्या है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफी तगड़ी है कि नहीं, तगड़ी बॉन्डिंग है। मतलब न्यूक्लियस क्या कर रखा है, इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखा है। अब यही वजह है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कार्बन एटम। अब आप क्या कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसके बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाए, यहाँ से हटा पाए। और ऐसा करके ये चाहता तो क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा सकता था। मतलब कोई भी, या तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहे, नहीं तो 8 रहे। तो यहाँ पर अगर ये छोड़ देता चारों को तो इसके आउटर मोस्ट में कितना बच जाता, सिर्फ 2 बच जाता, ये और ये। लेकिन ये छोड़ नहीं सकता है इन चारों को। यहाँ पर जो ये 4 है, 1 2 3 4, इनको ये क्या कर सकता है, छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये काफी अच्छे से हेल्ड करके रखा है इस वाले इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, पहला केस ये है हमारा। दूसरा केस क्या है, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू एड 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। यहाँ पर एक चीज है हमारे पास, एनर्जी कंसिडरेशन करके, ये वाली चीज है। इसको हम लोग समझेंगे, आगे समझेंगे। वैसे ये 10th का चीज है नहीं, इसलिए मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो छोड़ सकता है और ना तो 4 इलेक्ट्रॉन से ये क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। ये ना तो गेन कर सकता है और ना तो ये क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। तो अब ये क्या करेगा, तो ये शेयरिंग करेगा। तो देयरफॉर कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। अब शेयर करेगा तो ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम लोग देख चुके हैं कि मेटल्स जो होता है हमेशा क्या करता है, मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्या करते हैं, लूज करते हैं। किसको, इलेक्ट्रॉन को। इसी कारण से क्या होता है, मेटल्स पे हमारा निगेटिव चार्ज होता है। मेटल्स क्या होता है, निगेटिव चार्ज। जैसे सोडियम की अगर बात करते हैं, यहाँ पर सोडियम लेते हैं, तो सोडियम के पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो 1 को ये क्या करता है, लूज कर देता है। सोडियम पे एक निगेटिव जो होता है, सोडियम पे 1 निगेटिव चार्ज आ जाता है। 1 निगेटिव, ऐसे लिखते हैं, सोडियम पे 1 निगेटिव। तो आप बताइए, ये तो ना छोड़ पाएगा और ना तो ले पाएगा। तो आयंस जब बनते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बंधन बनता है। लेकिन यहाँ पर तो आयंस बन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और गेनिंग हो ही नहीं रहा है, यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा जो बनता है वो ये वाला बॉन्ड बनता है, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये हम पढ़ चुके हैं किसमें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। वैसे भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि आयन के कारण बनने वाला, आप देखिए सोडियम पे निगेटिव चार्ज है क्योंकि ये मेटल है। और देखिए क्लोरीन अगर लेते हैं तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का कितना, 17। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, सॉरी थर्ड में कितना, 7। तो थर्ड में 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। मतलब नॉन मेटल हमेशा क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। तो एक्सेप्टर होता है मतलब क्लोरीन पे कितना चार्ज आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, सोडियम पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब फ्रेशली से समझते हैं, तो न ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ले सकता है, और न इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ये लूज कर सकता है। नाइदर इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन और लूज द इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शंस और फुल्ली एक्सेप्ट या फुल्ली लूज अगर कोई करता है तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये जो कार्बन एटम है ये ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा, इसलिए ये क्या बनाएगा, शेयरिंग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की शेयर करेगा। और शेयरिंग करने से जो बनता है वो हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब इस चीज को समझने के लिए मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में समझा है, बट अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस इट वन मोर टाइम गाइस हियर। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा, अगर मेटल की बात करते हैं तो मैं लिखता हूँ कि मेटल हमेशा क्या होता है, डोनर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक्सेप्टर्स होते हैं। नॉन मेटल्स हमेशा क्या होते हैं, तो ये एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स की अगर बात करते हैं, जैसे हम सोडियम की बात कर ले, अगर सोडियम की अगर बात करते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 होता है। तो ये 1 वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, और बन जाता है सोडियम प्लस। क्यों प्लस बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज और इसने क्या किया, निगेटिव चार्ज को छोड़ दिया तो प्लस हो गया। उसी तरीके से अगर बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है। अब गेन करता है तो क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आता है। तो आप बोलो क्लोरीन को ऐसे लिखते हैं और सोडियम को ऐसे लिखते हैं, तो एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे निगेटिव। तो NaCl इस तरीके से बॉन्ड बनाती है, जिसपे सोडियम पे प्लस, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कौन सा बंधन, तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बंधन, कौन सा बॉन्ड, तो ये आयनिक बॉन्ड। बिकॉज दिस बॉन्ड इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द आयंस, मीन्स शेयरिंग ऑफ आयंस
के कारण से बना है, शेयरिंग हुआ नहीं है, मतलब डोनेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बना है, इसलिए इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर शेयरिंग होता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी टेट्रावैलेंसी क्या है। टेट्रावैलेंसी मतलब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 4, तो 1 2 3 4। तो ना तो ये क्या करेगा, नाइदर इट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स और नाइदर इट कैन गेन द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल मेक द कोवेलेंट बॉन्ड गाइस। ओके, so this is the whole things I have written here, you can read it again. So I am moving on the next slide guys। कैटिनेशन की जब भी हम बात करते हैं तो कैटिनेशन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है, द टेंडेंसी ऑफ मेकिंग बॉन्ड विद द कार्बन कार्बन एटम इज नोन एज व्हाट, कैटिनेशन। तो बेसिकली एक लाइन में अगर इसको समझना चाहे तो कार्बन कार्बन के साथ जो जुड़ने की क्षमता होती है, मतलब कार्बन एटम कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाता है ये काफी बड़ा बॉन्ड होता है, मतलब इसकी टेंडेंसी हमेशा क्या होती है, हाई होती है कार्बन कार्बन के साथ जुड़ने की। और यही वजह है कि ये लंबा चेंज जो होता है कार्बन कार्बन का एक श्रृंखला बन जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन, क्योंकि ये अदर मेटल्स और अदर जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो अलग हो जाता है इन सारे से। तो द टेंडेंसी ऑफ कंबाइनिंग कार्बन एटम्स विद अनदर कार्बन एटम्स इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ लॉन्ग चेन इज नोन एज व्हाट, कैटिनेशंस। तो आप इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं हमने क्या लिखा है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विथ इटसेल्फ। ये खुद से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। द एटम्स टू एटम्स मतलब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा एक लंबा चेन। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं ऑक्टेन, ये देखिए पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम का एक कंस्टिट्यूएंट है ये C8H18। अब इसमें क्या होता है, आप खुद देखिए सॉरी, आप खुद देखिए कि 8 कार्बन एटम है और 18 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो ये लंबा एक क्या बनाया है, कार्बन एटम की चेन बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो टेंडेंसी है इस तरीके से कार्बन कार्बन की जुड़ने की, यही कहलाती है बेसिकली कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसी तरीके से बात कीजिए, अब दूसरा कंपाउंड की बात करते हैं, सेलुलोज की बात करते हैं। स्टार्च और सेलुलोज में जो पाया जाता है वो अभी तो आपने 8 देखा। अब स्टार्च और सेलुलोज की बात करते हैं तो सेल वॉल का दीवार होता था सेलुलोज से बना हुआ होता था। स्टार्च की बात करते हैं हम लोग के फूड ग्लूकोज में जो पाया जाता है स्टार्च। इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें जो है हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए 100 ऑफ कार्बन एटम मिल जाएंगे। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो द प्रोपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ carbon atom to form a long chain is useful to us because it gives the rise extremely large number of carbon compounds or organic compounds। इसी वजह से तो हमको क्या मिलता है, इतना सारा कंपाउंड मिलता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ क्या कर सकता है, जुड़ के एक चेन बना सकता है, एक लंबा श्रृंखला बना सकता है कार्बन कार्बन एटम का। और यही वजह है कि एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ये क्या करता है, आपको प्रोवाइड कराता है, ये वाला प्रॉपर्टी। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। और दूसरा क्या है, यह है कैटिनेशन। दूसरा क्या है हमारे पास, कैटिनेशन। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है जिसके कारण से कार्बन कंपाउंड्स क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो हमारा कार्बन एटम बनाता है। दिस इज बिकॉज द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम एक्ट एज ए बैकबोन टू विच अदर एटम्स कैन अटैच इन अ नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन। अब इसने क्या किया, एक बैकबोन तो बना लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो इसका जो वैलेंसी है जो बच गया खाली जगह, जैसे ये देखिए इस वाले की बात करते हैं, इस वाले कार्बन की बात करते हैं, तो 4 होता है इसका वैलेंसी। तो एक इधर जुड़ गया कार्बन से, एक इधर जुड़ गया कार्बन से। अब बैकबोन चूंकि ये कार्बन कार्बन का बना लिया है, तो बचा हुआ जो 2 वैलेंसी है ऊपर नीचे, यहाँ पर कुछ एटम्स क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ा हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे कोई और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या कर जाए, जुड़ जाए, जिसके कारण से प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए और नंबर ऑफ कंपाउंड्स का क्रिएशन यहाँ पे हो जाए। अब पॉसिबिलिटी आप खुद इस वाले कार्बन एटम पे देख पाएंगे कि 2 है हमारे पास। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हाइड्रोजन एक पे जुड़ गया, दूसरे पे हाइड्रोजन जुड़ गया। दूसरा केस हो सकता है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे आगे, तो हो आके जुड़ जाए, OH यहाँ पे जुड़ जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन ही रहे, या C OH जुड़ जाए। तो इस तरीके से एक कार्बन एटम पे देखिए इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स वो कई हैं हमारे, अभी हम लोग पढ़ेंगे 10+ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर्स में। तो सोचिए कि एक कार्बन एटम के पास इतनी टेंडेंसी है अदर एटम्स को जोड़ने की। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स है,
और इस तरीके से हर 100 कार्बन एटम जब होंगे तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी कंपाउंड बनने की। दैट्स व्हाई द कार्बन एटम्स मेक अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड गाइस। ठीक है, देखिए अभी 10 मिनट हो गया, 8 मिनट होने को जा रहा है, 8 या 10 मिनट हो गया। अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि कार्बन जो है इतना सारा कंपाउंड क्यों बनाती है। बेसिकली इस चीज को अगर आप समझ गए तो इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि हम इस चैप्टर को सेपरेट करके पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाई वी आर वाई वी आर गेटिंग दिस चैप्टर्स सेपरेटली। ठीक है गाइस, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे स्लाइड में। तो ये देखिए आगे है कार्बन कंपाउंड में हम लोग देखने वाले वेरियस फॉर्म्स ऑफ फिजिकल फॉर्म्स। हम देखने वाले हैं कि कार्बन एटम्स का कौन कौन सा होता है। तो देखिए कार्बन एटम की अगर बात करते हैं तो फिजिकल फॉर्म में अगर बात करते हैं उसको एलोट्रॉप्स बोला जाता है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखिए अब एलोट्रॉप्स को समझते हैं कि एलोट्रॉप्स है क्या। तो बोला कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, तो वेरियस फिजिकल फॉर्म्स मतलब chemical compositions will be always same, but there will be the difference in physical appearance as well as some physical properties। तो इसी को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एलोट्रॉप्स जो होता है इसमें केमिकल कॉम्पोजिशंस तो सेम होते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशंस की अगर बात करते हैं तो ये तो हमारा सेम पाया जाएगा। केमिकल कॉम्पोजिशंस मतलब क्या है, जैसे एलोट्रॉप्स में हम लोग बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न 3 थिंग्स विच इज डायमंड, ग्रेफाइट्स एंड बकमिंस्टर फुलरिन। तो इन तीनों जो ये तीनों जो हमारे पास कंपाउंड है, इन तीनों में ये तीनों फॉर्म है, बेसिकली ये तीनों जो हमारे पास फॉर्म है कार्बन्स के, इसमें मौजूद तो कार्बन ही मौजूद क्या है, कार्बन्स ही है। बट इसका अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए इसकी अपीयरेंस जो है, अपीयरेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, भौतिक गुण जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, तो वो है हमारा डिफरेंट। वो कैसा है, तो डिफरेंट। यही एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। केमिकल कंपोजिशन तो सेम हो बट उसके फिजिकल अपीयरेंस जो होता है और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें क्या आ जाती है, अंतर आ जाती है। तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा एलोट्रॉप्स है। अब देखिए, अब इन तीनों में देखिए बेसिकली क्या पाया जाता है, डायमंड्स में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, बकमिंस्टर फ्लोरीन में भी क्या है, कार्बन है। मीन्स 100% कार्बन से मिलकर बना हुआ है ये तीनों। मतलब ये और ये 100% जो कंस्टिट्यूएंट है इन तीनों में क्या है, कार्बन है, कार्बन है। इसलिए इसको बोला जाता है कि एलोट्रॉप्स। लेकिन इसके फिजिकल अपीयरेंस अलग है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एलोट्रॉप्स हैं किसके, कार्बन के हैं, क्योंकि इन तीनों में क्या पाया गया, कार्बन पाया गया। कार्बन ही नहीं पाया गया, 100% कार्बन पाया गया। ये चीज ध्यान देने लगे, ठीक है। Although the carbon element exists in 3 solid forms called allotropes। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। The 3 allotropes of carbon are diamond हो गया, दूसरा कौन सा है हमारे पास, ग्रेफाइट है, और तीसरा कौन सा है, allotropes of carbon is known as, अच्छा डायमंड और ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन एटम्स तो हम बहुत सालों से जानते हैं, सेंचुरी से जानते हैं, हम लोग यूज भी करते आ रहे हैं। डायमंड ग्रेफाइट को यूज करते आ रहे हैं क्योंकि ये कोल से ही हमको प्राप्त होता है कहीं ना कहीं, तो हम लोग इसको यूज करते आ रहे हैं। लेकिन बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है ये अभी रिसेंटली जो है डिस्कवर किया गया है। कौन सा, ये बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये रिसेंटली डिस्कवर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं डायमंड की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड की। बोलता है डायमंड इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। मतलब डायमंड आपने देखा होगा, इसमें चमक होती है। क्या होती है, चमक होती है। हाईली ट्रांसपेरेंट होता है, ये पारदर्शी होता है, आप एक तरफ से दूसरी तरफ देख पाएंगे इसके। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो डायमंड क्या ट्रांसपेरेंट है, वहीं पे ग्रेफाइट क्या है, ओपेक हो जाती है हमारी। मतलब आप ग्रेफाइट के आर पार नहीं देख पाओगे। डायमंड हेवी होता है हमारा, ये हार्ड होता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब यहीं पे देखिए डायमंड हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, बट ग्रेफाइट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या है, अंतर आ गया कि वंस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल बट द अदर कांट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड कंडक्ट नहीं करेगा और ग्रेफाइट क्या करेगा, मना करेगा। डायमंड बर्न्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन। अगर इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाए तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा।
अब बेसिकली आप अगर इसे गर्म करते भी हैं तो आपको जो चीज मिलने वाला है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलने वाला है, दूसरा चीज आपको नहीं मिलने वाला है। ये प्रूफ करता है कि कार्बन जब कंबाइन हुआ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से गर्म करने पर, तो ये हमारा क्या बनाया, CO2 बनाया। मीन्स अगर हमने बात की कंस्टिट्यूएंट की तो उसमें सिर्फ क्या था, कार्बन था और कोई चीज, ये तो हमें हवा से मिला था। तो यानी जो हमारा जो डायमंड है, हमारा क्या है, डायमंड है या फिर ग्रेफाइट है, उसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है, कार्बन है। ऑक्सीजन तो हमें क्या मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। ये चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए, इफ वी बर्न द डायमंड इन ऑक्सीजन देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड एंड बर्निंग एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। ये प्रूफ करती है, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, ये जो चीज है ये प्रूफ करती है कि हमारा जो डायमंड है उसमें सिर्फ क्या है, कार्बन। क्या है, कार्बन। द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय बर्निंग डायमंड्स कैन टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की। अब आपको पता है कि लाइम वाटर जब हम लेते थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते थे, ठीक है, और इसको रिएक्ट करवाते थे H2O के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बनता था, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते थे, लाइम वाटर बोलते थे। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप क्या करते थे, CO2 करते थे, मिलाते थे, तो CaCO3 हमारा बनता था, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता था, जो कि हमारा किस कलर का होता था, तो मिल्की कलर का होता था। तो अगर आप लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर दे रहे हो, इसका मतलब जरूर आप उसमें क्या दे रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो। क्या दे रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो। वही चीज यहाँ पे बोल, द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय बर्निंग डायमंड कैन टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की। ये चीज हमने क्या किया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में हम लोग देख लिया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट जो पढ़ा था उसमें देख लिया था ये चीज, ठीक है। पढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ गए। अब देखिए, बात करेंगे कार्बन इट्स कंपाउंड में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया है, दो फिगर हमने लिया है, यहाँ पर दो इमेजेस आपको दिख रहे हैं। इस वाले इमेज में आप जरा सा ध्यान से देखिए, इस वाले इमेज में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर एक जो कार्बन एटम है, अगर हम बात करते हैं इस वाले कार्बन एटम की, चलिए इसकी बात करते हैं, इस वाले कार्बन एटम की बात करते हैं। तो ये जो कार्बन एटम है हमारा, ये एक सिंगल कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा है। एक इससे, दूसरा इससे, देखिए एक इससे, दूसरा इससे, तीसरा इससे और चौथा इससे। तो हर एक कार्बन एटम जो होता है वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर भी ये वाले कार्बन, अब यहाँ पर देखिए फिगर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। ये बहुत बड़ा जो कार्बन एटम से होता है, जो डायमंड होती है हमारी, वो कार्बन एटम की एक ह्यूज नंबर ऑफ जो सीरीज होती है। तो यहाँ पर ये सीरीज जो है यहाँ पर ब्रेक है, ड्यू टू हम क्या चाहते हैं, इसको एक छोटे से पार्ट को हम दिखा रहे हैं, कहाँ पे, इस फिगर के थ्रू। जैसे इस वाले पार्ट की अगर देखें तो यहाँ पर भी ये कार्बन एटम 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके यहाँ पर बात करते हैं कि 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर बात करते हैं कि 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है, तो आप देख पाएंगे कि हर एक कार्बन एटम किससे जुड़ा हुआ है, 4 जो अदर कार्बन एटम्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और ये जो है, ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसी वजह से ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से ये काफी नजदीक होते हैं ये बॉन्ड, और नजदीक होने की वजह से यहाँ बीच में भी देखेंगे कि आपको बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से जो डायमंड की जो डेंसिटी है वो काफी हाई हो जाती है। और यही वजह है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हमारी 3500 डिग्री सेल्सियस होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यू विल हैव टू प्रोवाइड टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, तब ये जाके क्या होगा, ये जो रिजिड स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट की वजह से बनता है, और यही है हमारी टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए एक कार्बन एटम कितने से जुड़ी हुई है, तो 4 से, और हर एक कार्बन एटम कितने से जुड़ी होगी, 4 से जुड़ी होगी। पहला चीज तो ये होगा डायमंड के बारे में। दूसरी चीज अगर बात करना चाहे तो ये जो होती है, ये डजंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराती है, ये कंडक्टर नहीं होता है। किसका, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ये नहीं कराती है। क्यों नहीं कराती है, क्योंकि हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम से क्या है, अटैच है, जुड़ा हुआ है। मतलब नो फ्री, कोई फ्री कार्बन एटम्स बचा ही नहीं, कोई फ्री कार्बन एटम्स यहाँ पे क्या होता है, बचता नहीं, जिसकी वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते हैं।
और आपको पता है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना क्या है, जरूरी है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चूंकि हर एक कार्बन एटम क्या है, इंगेज है किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। किसमें इंगेज है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ पर फ्री एटम्स नहीं बचते हैं। फ्री एटम्स नहीं बचने के कारण हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचता है, और यही कारण है कि ये क्या हो जाता है, कंडक्टर नहीं रह जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। Since there is no free electrons in a diamond crystals, it doesn't conduct the electricity. Finally हम यही सीख पाए हैं इस वाले स्लाइड। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं आगे क्या है। यूज ऑफ देखेंगे हम डायमंड कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम रिजिड स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है, इसकी वजह से हम लोग इसे ड्रिल में यूज करते हैं। पत्थर को काटने वगैरह में भी डायमंड्स का क्या किया जाता है, यूज किया। काफी हार्ड स्ट्रक्चर है ये, हार्डेस्ट एलिमेंट इसको हम लोग बोल सकते हैं, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं डायमंड को। अभी तक जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, सब में हार्डेस्ट एलिमेंट्स कौन सा है, ये डायमंड। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और देखते हैं इस वाले स्लाइड पे यूज ऑफ डायमंड को। देखिए, सिंस द डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, देयरफॉर इट इज द राइट मटेरियल टू कटिंग एंड ग्राइंडिंग। देखिए, कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ अदर हार्ड मटेरियल्स एंड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन द अर्थ रॉकी लेयर्स। पत्थर को काटने में आप यूज कर सकते हैं, कोई अदर हार्ड मटेरियल से उसको काटने में और उसको पीसने में यूज कर सकते हैं इसका। Thus the diamonds are used in cutting instruments like glass cutters। ग्लास कटर्स में शीशा को काटने में यूज होगा इसका, एंड रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स होगा। मतलब बोरिंग्स जहाँ पे होते हैं, बोरिंग्स जो होता है, ये बोर बेल्स वगैरह जहाँ पे बनता है, कुआं वगैरह बनाया जाता है पत्थर को काट के, वहां पर इसका यूज किया जाएगा। डायमंड्स आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी में इसका यूज किया जाता है। हाईली ब्रिलियंस होता है, ये चमक होती है इसमें। यूज ऑफ डायमंड इन मेकिंग ज्वेलरी इज बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये देखिए ब्रिलियंस आ गया यहाँ पे। चमक की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, अच्छी चमक होती है। ड्यू टू विच द ग्रेट एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो क्वालिटी होता है इसमें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको चमकीलापन दिखेगा। और यही कारण है कि हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, ज्वेलरी बनाने में करते हैं। ठीक है, शार्प एज डायमंड्स आर यूज टू आई सर्जन। यहाँ पे देखिए, ऑप्टिमेस्टिक आंखों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। तो रिमूव द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द आईज विच इज अ ग्रेट प्रिसीजन। अब कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव करने के लिए आंखों से इसमें यूज किया जाता है, आई सर्जन से इसका यूज करते हैं। डायमंड ऑब्जर्व हार्मफुल रेडिएशन को भी ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और यही कारण है कि स्पेस सैटेलाइट्स को जो है रेडिएशन प्रूफ बनाने में इसका यूज किया जाता है। विंडोज जो है बनाया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज यूज टू स्पेस सैटेलाइट्स टू मेक द रेडिएशन प्रूफ विंडो। रेडिएशन प्रूफ विंडो बनाने में आपका यूज किया जाता है किसका, तो डायमंड का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट अलग क्यों है, इसकी प्रॉपर्टी टोटली क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है हमारे डायमंड से। इसे बात करते हैं, डायमंड अगर हार्ड है, डेंसिटी इसकी हाई है, हार्ड भी है, डेंसिटी हाई है इसकी। दूसरी चीज है कि ये नॉन कंडक्टर है, मतलब इंसुलेटर ही, कंडक्टर नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन कंडक्टर है। लेकिन ये तीनों, ये देखिए सॉफ्ट है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, डेंसिटी कम है, और ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर। तो इतना डिफरेंस क्यों आता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोनों में कार्बन मौजूद है। दोनों में क्या है, कार्बन मौजूद है। हमारा किसमें है, डायमंड में भी कार्बन मौजूद है। As well as we are talking about the graphite, it also have only diamond as its constituents. सेम कॉन्स्टिट्यूएंट होने के बावजूद प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना डिफरेंस क्यों है, तो ये होती है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ दिस कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये जो कार्बन एटम्स जो है, सॉरी मॉलिक्यूल्स मैंने बोल दिए, ये जो कार्बन एटम्स है, इसके अरेंजमेंट के स्टाइल में अंतर आने की वजह से क्या हो जाती है, ये प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाती है। अब जैसे बात करते हैं ग्रेफाइट की, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ओवर हियर। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट आप देख पा रहे हो, ब्लैक डॉट्स जितना भी है सारा दिखा रहा है किसको, यहाँ पर ब्लैक है, इसको आप कर लीजिए ब्लू डॉट्स। ये कौन सा डॉट्स है, तो ये कौन सा है, ब्लू। ब्लू बॉल्स जितने भी हो किसको दिखा रहे हैं, तो ये एटम्स ऑफ ग्रेफाइट को दिखा रहे हैं। तो हर एक ग्रेफाइट एटम्स जो है वो 3 ग्रेफाइट से कनेक्ट है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ग्रेफाइट एटम, इसकी अगर बात करते हैं, इस वाले कार्बन एटम की बात करते हैं, ग्रेफाइट में भी तो कार्बन होता है ना, कंस्टिट्यूएंट क्या है इसका, कार्बन ही है। तो इस वाले कार्बन एटम की अगर बात करें तो ये कनेक्ट है 1, ये देखिए 2, और इधर देखिए 3, मतलब ये भी 3, इससे, इससे और इससे, इन तीनों से क्या है, कनेक्टेड है।
अब आप बात कीजिएगा कि इसकी ये सब तो 2 से कनेक्ट है, तो नहीं, यहाँ पर जो सीरीज है ये हमने ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर भी एक सीरीज क्या है चलती जाएगी। हमने छोटे से पार्ट को क्या किया, स्टडी किया है यहाँ पर स्लाइड में। दूसरी चीज ये देखिए, अरेंजमेंट के आने की वजह से ये इसके प्रॉपर्टी में अंतर क्यों आता है। तो ये जो ग्रेफाइट जो होती है इसकी जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की, वो लेयर्स में होती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है इसकी, इस तरीके से अरेंजमेंट होगी जब भी होगी। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये एक हेक्सागन बना रहा है इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए एक हेक्सागन यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है ना। तो हेक्सागन फिर यहाँ पे ऐसे बनेगा हेक्सागन आगे, फिर आगे इधर हेक्सागन बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से बनता जाएगा। लेकिन एक जो शीट होता है, एक जो लेयर होता है, फर्स्ट लेयर ये है और ये सेकंड लेयर, तो इस तरीके से दोनों लेयर के बीच में थोड़ी सी गैप होती है। ये गैप जो होता है ये वीक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा कर लीजिए कि होता ही नहीं, नेग्लिजिबल होता है। और ये वीक फोर्स से कनेक्ट होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग वंडरवाल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। तो ये वीक बॉन्ड से कनेक्ट होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इस वाले को बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वंडर वाल फोर्स। इसको क्या बोला जाता है, वंडरवाल फोर्स बोला जाता है। ये काफी वीक होता है, वीक होता है। मतलब यहाँ पर कोई कोवेलेंट, नो कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, जिसके कारण से दो जो लेयर्स होते हैं, यहाँ पर 3 लेयर हमने दिखाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों लेयर आपस में कनेक्टेड किससे होते हैं, तो ये वंडरवाल फोर्स से होते हैं, जो कि काफी कमजोर फोर्स होता है। ठीक है, अब यही कारण है कि इसे सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ग्रेफाइट इज ए ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, जैसा कि ट्रांसपेरेंट था डायमंड, तो ये हमारा क्या है, ओपेक। ग्रेफाइट लाइटर, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, लाइटर होता है, हल्का होता है, चिकना होता है, स्लिपरी होता है, स्लिप करता है इस वंडरवाल फोर्स की वजह से। पेपर पे जब आप ग्रेफाइट के पेंसिल को जब यूज करते हैं तो ब्लैकिश सरफेस छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है कुछ इस तरीके से। ये बेसिकली ये अपना एक लेयर्स छोड़ता रहता है आपके पेज पे, और लेयर छोड़ने की वजह से ये आपका पेज क्या हो जाता है, पूरा काला हो जाता है, जब भी आप क्या करते हैं, पेंसिल्स को यूज करते हैं अपने पेपर पे। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का कारण क्या है कि यहाँ पर देखिए हर एक जो कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम से कनेक्ट है, 1 2 3, देखिए 1 2 3। लेकिन चौथा जो कार्बन एटम है वो क्या है, फ्री है। मीन्स एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, एटम फ्री है या इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, एक ही बात होगा, क्योंकि एटम्स अगर फ्री है यानी कि बॉन्ड में कुछ फ्री है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, फ्री होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। ग्रेफाइट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ग्रेफाइट को अगर आप बर्न करते हैं हवा में ऑक्सीजन के साथ, तो ये CO2 बनाता है। ये प्रूफ करता है कि ग्रेफाइट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सिर्फ कार्बन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसको कहाँ से मिला है, एटमोस्फेयर से मिला है। तो ये चीज आपको समझनी है, दोनों में बस इतना अंतर है। यूज को अगर देखते हैं ग्रेफाइट के, तो ग्रेफाइट का यूज देख लीजिए, यूज ऑफ ग्रेफाइट देखते हैं। तो ग्रेफाइट का पाउडर्ड ग्रेफाइट जो होता है वो यूज किया जाता है किसमें, लुब्रिकेंट्स में यूज किया जाता है फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट। अब देखिए फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरीज। पाउडर्ड ग्रेफाइट, आप बोलिएगा कि पाउडर ग्रेफाइट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हम लोग तो किसका यूज करते हैं, तो मोबिल का यूज करते हैं। जो बाइक लुब्रिकेंट्स होता है, ज्यादातर आपने देखा होगा लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मोबिल, तो मोबिल का यूज करते हैं, जो कि लिक्विड हमारा क्या है, लुब्रिकेंट्स है। बट ये जो पाउडर ग्रेफाइट है वो ऐसे जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पर मशीन पार्ट्स बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट कर रहे होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहां पर क्या हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। तो ऐसा जगह कौन सा है, तो बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, जहाज जो होते हैं पानी वाले, वहां पर जो इंजन रूम्स होते हैं वो बड़े बड़े इंजन होते हैं, उनमें जो है पाउडर ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। सिंस ग्रेफाइट इज नॉन वोलाटाइल। अब देखिए, अब ज्यादा हीट पड़ने से ग्रेफाइट को अगर वहां डालेंगे तो ये उड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ग्रेफाइट का क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इट कैन बी यूज फॉर lubricant those machine part which operate at very high temperatures। यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, वेरी हाई टेम्परेचर आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो ग्रेफाइट इज कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू विच ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, कार्बन इलेक्ट्रोड्स बैटरी में जो आप देखे होंगे, इस तरीके से एक बीच में जो रड होता है ये बनाया जाता है ग्रेफाइट से आपका।
ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग कोर्स ऑफ आवर पेंसिल। अब पेंसिल जो यूज करते हैं आप, बीच में आपको जो ये मिलता है, ये वाला पार्ट, ये वाला, यही है कोड। इसको बोलते हैं कोड ऑफ पेंसिल। कोड ऑफ पेंसिल बोला जाता है, कोड ऑफ पेंसिल बोला जाता है। तो यहाँ भी आप क्या करते हैं, इसको यूज कर रहे होते हैं, पेंसिल लीड्स बनाने में इसका यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाने में, लुब्रिकेंट्स में यूज कर रहे होते हैं। तो लुब्रिकेंट्स में ऐसी जगह पे जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप उस वाले जगह पे, हीट वाली जगह पे लिक्विड अगर लुब्रिकेंट्स को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। वेपर बन के उड़ जाएगा और जो स्मूथनेस है, स्मूथनेस जो है वो मतलब पार्ट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, पार्ट्स आपका घिस के खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और अब हम लोग समझते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस को। देखिए 60 एटम से बना हुआ ये हमारा एक फॉर्म है कार्बन का, प्योर कार्बन है इसमें, जिसमें 60 कार्बन एटम पाए जाते हैं। कितने कार्बन एटम पाए जाते हैं, 60 कार्बन एटम पाए जाते हैं। अब 60 एटम पाया गया है तो इसको C60 नाम दे दिया गया है, इसका फॉर्मूला दे दिया है C60, क्योंकि 60 से। अब देखिए डायमंड में हमारे पास क्या था, डायमंड में अगर बात करें तो नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं था कि कार्बन एटम कितना पाया जाता है। ग्रेफाइट में अगर बात करें तो कोई लिमिट नहीं था कि कार्बन, नो लिमिट की अगर यहाँ पर लिख दें लो लिमिट, तो ये क्या हो, नो लिमिट सही होगा, ये सही है हमारा। बट यहाँ पे लिमिट होता है, कार्बन एटम का संख्या कितना होता है, 60 होता है, इसलिए इसको C60 इसका फार्मूला बोला जाता है। पहला चीज हम समझ गए, बक फ्लोरेन जो है, बकमिंस्टर फ्लोरेन जो है एलोट्रोप है किसका, कार्बन का। एलोट्रोप का मतलब क्या है, इसमें 100% कार्बन है, सिर्फ इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अलग है, अपीयरेंस अलग। इसका दूसरी चीज समझिए, इसको केमिकल फार्मूला जो है, इसका फार्मूला C60 है। तीसरा बोलता है कि बकमिंस्टर फ्लोरेन फुटबॉल शेप स्फेरिकल मॉलिक्यूल इन विच द 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज इन इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल होता है, और पेंटागोनल रिंग्स में ये क्या होता है, लॉक होता है। मतलब कुछ हेक्सागन्स होंगे यहाँ पर, ये देखिए कुछ हेक्सागन्स होंगे, और कुछ यहाँ पर क्या होंगे, पेंटागन्स होंगे, फिर कुछ हेक्सागन्स, फिर कुछ पेंटागन्स। इस तरीके से क्या होंगे, ये दोनों क्लस्टर्स मतलब आपस में क्या होंगे, लिंक होंगे, हेक्सागन और पेंटागन। ये कैसे होगा, तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। दिस एलोट्रोप वाज नेम्ड बाय बकमिंस्टर। देखिए एक आर्किटेक्ट थे हमारे अमेरिकन आर्किटेक्ट, जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। उन्होंने एक हॉल बनाया था, वो हॉल जो था इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर था हमारे पास, तो लार्ज एग्जीबिशन के लिए उन्होंने बनवाया था। उन्हीं के नाम पे ये रख दिया गया, इसका नाम बकमिंस्टर फुलर है, इसका नाम रखा गया इस एलोट्रोप का बकमिंस्टर फुलर। उन्होंने इसको उन्हीं के स्ट्रक्चर के जैसा ये दिखता है, तो इनका नाम रख दिया बकमिंस्टर फुलर। अब देखिए स्ट्रक्चर को अगर आप देखिएगा तो ये हेक्सागन है हमारी, बट ये देखिए पेंटागन है। आप देख पा रहे हो 1 कार्बन एटम, 2 3 4 5 6 कार्बन एटम। इस वाले पार्ट में अगर बात करते हैं तो इस वाले में देखिए, कलर को चेंज करता हूं मैं थोड़ा, इस वाले में देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितने हैं, 5 कार्बन एटम है। तो यहाँ पर कुछ जो है हमारे पास हेक्सागन है, और कुछ हमारे पास क्या है, पेंटागन है। तो कितना कितना है, तो ये मैंने आपको बताया कि हेक्सागन जो होंगे वो आपके कितने हैं, 20 हेक्सागन। यहाँ पर देखिए 20 हेक्सागन पाए जाएंगे और 12 पेंटागन पाए जाएंगे। इसमें कितना, 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन, 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये आप देख पा रहे हो। यहाँ पर देखिए अगेन ये एक हेक्सागन, व्हाइट वाला जितना भी दिख रहा है वो हेक्सागन है, और ब्लू वाला क्या है, पेंटागन। ये ब्लू वाला पेंटागन, यहाँ पे ये पेंटागन, ये पेंटागन। तो ये है टोटली स्ट्रक्चर हमारे पास क्या, इसका बकमिंस्टर फुलर का। होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। हमने क्या किया कि इस बकमिंस्टर फुलरन को भी क्या किया, तो बी लिख देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C60 प्लस O2, ऑक्सीजन के साथ जलाया तो अगेन हमें क्या मिला, CO2 मिला, बाकी कुछ नहीं मिला, नो रेसिड्यू, कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये भी क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब है हम लोग का हाइड्रोकार्बन। तो ये जो है हाइड्रोकार्बन्स, ये हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है।